तो दर्शकों, एक बड़ी खबर इस वक्त में निकल करके सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की तरफ से एक और याचिका डाली गई है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए भी तैयार हो गया है। सबसे बड़ा जो खबर है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गए, क्योंकि याचिकाएं तो बहुत जो डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कोई ना कोई याचिका जो है वो रोजाना कोई ना कोई, क्या मैं कहूं कि बहुत सारी याचिकाएं रोजाना जाती हैं, लेकिन याचिकाएं सुनवाई से पहले खारिज हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है एक ऐसी याचिका पर सुनवाई करने के लिए जिसमें अगर फैसला मोदी सरकार के मन माफिक नहीं आया तो आप ये मान करके चलिए कि नरेंद्र मोदी जी अपनी मन मर्जी के हिसाब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी खबर, और इस खबर की गहराई को आप समझिए। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया, अचानक से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद में सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वो बाकी हैं। और चुनाव आयुक्त के इस्तीफा देने के बाद में सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं, और ऐसे में अब मोदी सरकार 15 तारीख को नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने जा रही थी। लेकिन उससे पहले एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर दी, और याचिका दाखिल करके कहा है कि सरकार नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अभी नहीं कराए। दोस्तों समझिए जरा इस बात को कि कैसे, ये ब्रेकिंग आप साइड में देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस खबर की गहराई क्या है और ये खबर कैसे नरेंद्र मोदी जी को परेशान कर सकती है। तो 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, यानी आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख, और परसों इसकी सुनवाई होनी है। परसों ही सुनवाई होनी है, और एडीआर की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी इसमें रहेंगे, और कांग्रेस नेता जया ठाकुर, उन्होंने भी इसमें जो है वो याचिका लगाई है। तो अब इसमें सुनवाई होगी। याचिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। याचिका में सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई है। अब इसको मैं आसान भाषा में आपको आगे बताने वाला हूं कि इसका मतलब क्या है। तो सरकार को इस वक्त में रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है। और इसका मतलब क्या है आप समझेंगे तो फिर आपको बहुत बड़ी खबर जो है ये समझ में आएगी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर, एडीआर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। एडीआर ने जो है ये याचिका दाखिल की है। अब जरा समझ लीजिए आसान भाषा में कि क्या हुआ है, और क्रोनोलॉजी से शुरुआत करेंगे तब आपको सही से समझ में आएगा। सबसे पहले अरुण गोयल वो अचानक से इस्तीफा देते हैं। अरुण गोयल का इस्तीफा वो राष्ट्रपति जी मंजूर कर लेती है। सरकार ने क्या कोई उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि क्या उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या वजह है, क्या, और जो है वो इसको इस्तीफे को टाल नहीं सकते थे क्या? ऐसी कोई खबर निकल करके सामने नहीं आई। उनकी तरफ से कह दिया गया कि व्यक्तिगत कारणों की वजह से, स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। और हर कोई इसी बात को कहता है कि औपचारिक भर्त लाइन है, लेकिन इसके पीछे डिटेल क्या है वो लोगों के सामने नहीं आ पाई। तरह तरह के कयास लगाए गए। लोगों ने कहा कि शायद ईवीएम का खेला पर्दाफाश होने वाला था, इसीलिए जो है ये इस्तीफा उन्होंने दे दिया। इस तरह के कयास भी लगने लगे, तमाम तरह की कयासबाजी इसमें होने लगी। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा कि एक चुनाव आयुक्त के सहारे, इस वक्त में देश में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ में 2 सहायक इलेक्शन कमिश्नर। तीनों का ओहदा तकरीबन बराबर होता है, लेकिन एक को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। और अब सवाल ये उठ रहे थे कि एक इतना बड़ा चुनाव देश के सामने है, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के सामने है, और ऐसे में मोदी सरकार क्या सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव आयुक्त के सहारे चुनाव में जाएगी? ये सवाल जो है पूछा जाने लगा। और अब खबर निकल करके ये सामने आने लगी इसके बाद में कि नहीं, सरकार तैयारी कर रही है और सरकार
किसी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने जा रही है 15 मार्च तक। ये खबर निकल करके सामने आई। तो जब नियुक्ति हो जा रही है या नियुक्ति सरकार करने जा रही है और किसी को नए अपॉइंटमेंट जो है देने जा रही सरकार, नए किसी चुनाव आयुक्त को जो है वो सरकार नियुक्त करने जा रही है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत नियुक्ति की प्रक्रिया से है। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उससे दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत इस बात से है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाए तो उसके अंदर 3 लोगों का वोट होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का, सीजीआई का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, और जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा उसका वोट। ये 3 वोट होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। लेकिन सरकार अपनी ताकत के बलबूते पर उस पूरे फैसले को पलट देती है और सरकार कहती है कि हम संसद के अंदर एक नया कानून बना रहे हैं और जिसमें अब नया नियम यह होगा कि 3 वोट डाले जाएंगे, जिसमें पहला वोट प्रधानमंत्री का, दूसरा वोट प्रधानमंत्री के मंत्री का। यानी प्रधानमंत्री का मंत्री, कोई आपको लगता है कि कोई भी मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जा सकते हैं? कोई भी मंत्री इस बात को कह सकते हैं कि हम नरेंद्र मोदी की सलाह से या उनके मशवरे से या उनकी पसंद से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत है? और तीसरा वोट फिर बचेगा एलओपी का, लीडर ऑफ ओपोजिशन का। तो उनके वोट का कोई खास मायने है नहीं। जब 3 आदमी वोट डालने के लिए जा रहे हैं और 3 आदमी में से 2 आदमी एक ही घर के हैं और एक आदमी दूसरे घर का है, तो दूसरे घर का जो आदमी है वो वोट उनके साथ में डाल दे, उनके खिलाफ डाल दे, कोई फायदा नहीं है, चुनाव में उसका रिजल्ट दिखेगा नहीं। इसी को लेकर के अब जो है वो एडीआर ने याचिका दाखिल की, और एडीआर की ही याचिका थी। एडीआर भी उसमें मतलब कि एक पक्षकार थे और बाकी जो है वो लोगों ने भी याचिका डाली थी। एसबीआई को लेकर के जिस तरह से फटकार पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फटकार लगाई, और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा मसला था वो एडीआर लेकर के गई थी। एडीआर उसमें एक पक्ष है, एक जो है वो पक्षकार है। अब एडीआर और उनके साथ में दूसरे पक्षकार पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा कि साहब ये जो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने जा रहे हैं इसको आप रोकिए, और उसी पुराने सिस्टम से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए जो आपने बनाया था। अब इसके पीछे दलीलें क्या दी जाएंगी वो तो परसों समझ में आएगा। प्रशांत भूषण और बाकी तमाम वकील जब दलीलें देंगे तब समझ में आएगा कि क्या दलीलें दी जा रही है। लेकिन जो अभी जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो ये कि दलीलें ये दी जा सकती है कि जिस तरह से बिजली की तेजी से इनकी नियुक्ति हुई थी उसी तरह से आनन फानन के अंदर इनको रिटायर भी ये अपने आप को जो है वो कर ले गए और अपने आप को साइडलाइन इन्होंने कर दिया। तो अंदर खाने कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है जो अगर न्यूट्रल आदमी नहीं बैठा या सरकार की मन मर्जी का आदमी बैठ गया तो वो चीजें कभी बाहर निकल करके सामने नहीं आएंगी। और चुनाव आयुक्त अगर निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं है तो फिर अपने आप में बहुत बड़ा बवाल जो खड़ा हो जाएगा। प्रशांत भूषण की तरफ से अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया गया है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है हमारी याचिका को सुनने का, और हमने याचिका लगाई है, हमने याचिका के अंदर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट दिया गया था जिसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें प्रधानमंत्री, एलओपी और सीजीआई रहेंगे, उसी के अनुसार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, ना कि वो कमेटी जो सरकार की तरफ से बनाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री, उनके एक मंत्री और उनके साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। और 15 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है। सरकार जो है वो और जब तक ये उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि जब तक सरकार किसी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं करेगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई के लिए पेश होंगे एडीआर की तरफ से, प्रशांत भूषण का जो है वो मैं ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी अर्जी पर जल्द सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका
में सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने से रोकने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है। तो देखिए कितनी बड़ी खबर है ये, इस खबर को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ी खबर है ये। और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में अगर किसी निष्पक्ष आदमी को चुना जाता है तो यकीन मान करके चलिए एक इतना बड़ा झटका सरकार को लग सकता है, एक इतना बड़ा झटका मौजूदा समय में जो पूरा अभी माहौल तैयार किया जा रहा है 400 पार 400 पार 400 पार, उसकी हवा निकाल सकता है। और ये क्यों है, कैसे है, ये मैं आपको अगले कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों के अंदर आपके सामने रखता हूं। देखिए मैंने पहले भी बताया है कि चुनाव निष्पक्ष तभी हो सकते हैं जब चुनाव में नियम कायदे सबके लिए एक होंगे। और मत भूलिए कि इसी चुनाव आयोग के द्वारा अब से महज कुछ दिन पहले, 5 से 7 दिन पहले, राहुल गांधी को लेकर के कहा गया कि राहुल गांधी अपने भाषणों में अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें। हिदायत दी गई। चुनाव आयोग का काम हिदायत देना ही होता है और दूसरा काम जो है चुनाव आयोग का नहीं है। अच्छा किया कि चुनाव आयोग ने हिदायत दे दी। राहुल गांधी को कई गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए और राहुल गांधी पर अगर एक्शन चुनाव आयोग लेता है तो अच्छी बात है, इसका वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन क्या यही चुनाव आयोग देश के प्रधानमंत्री को या भाजपा के और बड़े शीर्ष नेताओं को, अमित शाह जी को या और बाकी नेताओं को क्या इसी तरह की जो है वो हिदायत दे सकता है या इसी तरह की चेतावनी दे सकता है? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी आप धर्म के नाम पर वोट मत मांगिए? क्या योगी आदित्यनाथ को इस बात की चेतावनी चुनाव आयोग दे सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी आप राम मंदिर के नाम पर वोट मत मांगिए? क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री को इस बात के लिए कह सकता है कि प्रधानमंत्री जी आप शहीदों के नाम पर वोट मत मांगिए? जबकि ऐसे कई मामले जब पहले सामने आए और वो मामले जब चुनाव आयोग के सामने रखे गए तो चुनाव आयोग ने उन पर एक्शन लेने से, यूं कहें कि क्लीन चिट देते हुए मना कर दिया। क्लीन चिट दे दी सीधे तौर पर। बड़े बड़े ऐसे जो है वो कई उदाहरण हमारे सामने हैं जब प्रधानमंत्री अपने पीछे कभी पुलवामा के शहीदों की फोटो लगा करके और कहते हैं कि क्या देश के पहली बार वोट डालने वाले मतदाता का वोट पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है क्या? पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए। चुनाव आयोग की चुप्पी उस वक्त भी लोगों को चुभी थी। चुनाव आयोग पर उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे। चुनाव आयोग पर उस वक्त भी लोगों ने इस बात को लेकर के पूछा था कि आखिरकार ये चुनाव आयुक्त की जो दिशा निर्देश है या चेतावनी है वो एक ही नेता की तरफ क्यों होती है? और याद करिए तब पिछली बार के चुनाव के अंदर मायावती जी के ऊपर भी रोक लगाई गई थी। पॉलिटिकल रूप से कौन किस तरफ है, कौन कितना मजबूत है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अगर किसी ने गलत बोला तो चाहे वो किसी भी पद पर हो, कितना भी ताकतवर नेता हो, ये हिम्मत चुनाव आयोग के अंदर होनी चाहिए कि चुनाव आयोग उसको उसी तरह से फटकार लताड़ और उसके ऊपर उसी तरह से बैन लगाने का काम कर सके जिस तरह से बाकी नेताओं के लिए कार्रवाई दिखाई देती है। दूसरी बड़ी बात, अगर भविष्य में भी इसी तरह से होता है, अगर 2024 के चुनाव में भी इसी तरह से होता है और राहुल गांधी के फला 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 अगर शब्दों को लेकर के उनके ऊपर प्रचार के लिए रोक लगा दी जाए तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। केजरीवाल के ऊपर अगर प्रचार से रोक लगा दी जाए तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। तो यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में देश के सामने है कि अगर चुनाव आयोग वो निष्पक्ष नहीं है तो फिर चुनाव के निष्पक्ष होने का मतलब क्या है? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा गया है कि आप
जो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार करने जा रही है उसको रोकिए और उसको उसी पैटर्न से नियुक्ति दिलवाइए जिस पैटर्न को आपने जो है बनाया था, जिस कमेटी को आपने बनाया था। अब लोग पूछ रहे होंगे इससे हो क्या जाएगा। अब आपके जहन में जो है सवाल आ रहा होगा, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि इससे हो क्या जाएगा। इससे बहुत कुछ हो जाएगा। आप ये सोचिए कि अगर टीएन सेशन साहब जैसे अगर चुनाव आयुक्त आज के मौजूदा समय के अंदर हों, तो क्या प्रधानमंत्री जी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने की हिम्मत कर सकते थे? सोचिए जरा इस बात को। बैन कर दिया जाता नरेंद्र मोदी जी को चुनाव के लिए, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता कि आप 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। और हुआ है। जब जब जिस नेता ने उल्लंघन किया है तो चुनाव आयोग ने यही सजा देने का काम किया है कि जब पीक पर चुनाव होता है तो आप ना कोई रैली कर पाएंगे, ना फोन पर कोई संदेश दे पाएंगे, किसी प्रकार से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चुपचाप अपने कमरों के अंदर मीटिंग बैठ के कर सकते हैं, बस। ना रोड शो कर सकते हैं, ना रैली कर सकते हैं, ना भाषण दे सकते हैं, ना टीवी पर कोई संबोधन दे सकते हैं। किसी प्रकार से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो बंद कमरों में घर में बैठक कर लीजिए, लोगों से मिल लीजिए। बोल नहीं सकते हैं आप, लोगों का जमावड़ा नहीं लगवा सकते हैं आप। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी अगर चुनाव आयोग कोई ऐसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, या चुनाव आयुक्त के ऐसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है जो निष्पक्ष हो, जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके भी ये कहने की हिम्मत रखता हो कि प्रधानमंत्री जी आपने गलती की है और आपको हम 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए हम आप पर रोक लगा रहे हैं, आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। सोचिए कि अगर इस तरह से अगर सख्ती दिखाई जाए और सारे नेताओं पर दिखाई जाए, विपक्ष के नेताओं पर तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि जब कोई अगर इतनी ताकतवर शख्स अगर आ जाए कि जो प्रधानमंत्री को अगर कह सके, तो विपक्ष का तो वो फिर क्या ही डुगडुगी बजा देगा। तो अच्छा होगा। लेकिन वो भी चुनाव में आप देखते हैं कैसे दीदी ओ दीदी, कैसे क्या से क्या जो है वो भाषा हो जाती है। और मई में तो वैसे ही टेम्परेचर तेज हो जाएगा। मई में तो जो तापमान है वो तापमान 25 डिग्री 30 डिग्री तक चला जाता है और कई कई जगह पर वो 30 डिग्री को भी पार कर जाता है। एक तो ऊपर से हीट पड़ेगी और एक चुनाव में हीट होती ही है अपने आप में, और एक सामने से प्रेशर। जब सर्वे पर सर्वे आ रहे होंगे, सर्वे बता रहे होंगे कि सरकार नहीं बन रही है, तो उस टाइम पर नेता बौखला जाते हैं और उस बौखलाहट में कुछ भी अनाप शनाप कहने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी बड़ी बात केवल और केवल ये नहीं है कि भाषण जहरीले होते हैं, उन जहरीले भाषणों पर रोक लगाने की बात होती है। दूसरा बड़ा काम चुनाव आयोग का यह है कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करने का काम करे कि कहीं पर लोगों को डायरेक्ट वोट डालने के लिए रिश्वत तो नहीं दी जा रही है। चुनाव आयोग बहुत बारीकी से काम करता है साहब। नेताओं को अगर किसी चीज से डर लगता है तो सबसे ज्यादा चुनाव आयोग से डर लगता है। कोई भी जब रैली होती है, कहीं पर भी भाषण होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, तो सब कुछ वो रिकॉर्ड हो रहा होता है चुनाव आयोग के कैमरे में, और नेताओं को डर लगता है। और तीसरी चीज कहीं पर ऐसा तो नहीं होता है कि चवन्नी जो है वो खर्चा दिखाया जा रहा हो और खर्चा जो है वो 10 रुपए से ज्यादा किया जा रहा हो। जैसे चुनाव आयोग की तरफ से एक लिमिट तय की जाती है सबके लिए कि कौन उम्मीदवार कितना पैसा खर्च कर सकता है, और अगर उससे ऊपर खर्चा किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। अब बताइए कि एक आदमी के पास में पैसा नहीं है, एक आदमी शहर के अंदर जो चुनाव लड़ रहा है वो 10 जगह अपनी फोटो, अपने होर्डिंग नहीं लगवा सकता है, और एक आदमी वो हर जगह पर टीवी में, अखबार में, रेडियो में, पोस्टर पर, होर्डिंग पर, और फिर उसके बाद में सड़क, कॉलेज की जो है वो दीवारों पर, बसों में, मेट्रो में, हर जगह अगर उसके विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, पैसा पानी की तरह बहा दिया जाएगा। तो जब लोगों को चारों तरफ वही दिखेगा, तो जो दिखेगा सो बिकेगा। लोग इतना जो है वो दिमाग नहीं लगा पाते हैं कि पता नहीं ये कितना सही है, कितना गलत नहीं, कितना गलत है। हर मतदाता के अंदर मतदाता जागरूक होता है और मतदाता और जागरूक हो रहा है। मतदाता के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक जो नॉर्मल जो सिनेरियो है, मैं केवल आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं
तो ये सारे काम चुनाव आयोग के हैं। जहरीले भाषणों पर रोक लगाना, चुनाव में कोई डायरेक्ट रिश्वत देने की बात कहना, ये भी अपने आप में जो है वो चुनाव का उल्लंघन है। चुनाव के जो नियम है, आदर्श आचार संहिता, उनका उल्लंघन है सीधे तौर पर। और उसके साथ साथ क्या खर्चा किया जा रहा है और क्या खर्चा बताया जा रहा है, किस तरह के नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, ध्रुवीकरण करने के लिए क्या क्या धर्म के नाम पर जो है वो बोला जा रहा है, इन सब चीजों के ऊपर रोक लग सकती है अगर कोई ईमानदार, अगर कोई मजबूत, सख्त अगर चुनाव आयुक्त आ जाए तो उसके बाद में पूरा खेल पलट सकता है। तो बहरहाल एक बड़ी खबर है और इंतजार इस बात का रहेगा, इंतजार इस बात का रहेगा कि चुनाव आयुक्त अगर चुनाव आयुक्त वाकई ऐसा ही आ गया तो मोदी जी का जो 400 पार का नारा है कहीं वो धरा का धरा न रह जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के कोई मजबूत फैसला नहीं आया तो फिर उसके बाद में आप सोच लीजिए कि विपक्ष के लिए क्या फिर ये चुनाव में उतरने का सपना ही रह जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि चंद्रचूड़ साहब इस मामले में भी वही दिलेरी दिखाएंगे जो अभी तक उन्होंने दिखाई है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा फैसला आएगा जिस फैसले को लोग सिर आंखों पर रखेंगे, सलाम करेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।